जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2022-23 का जो जीके का मॉक टेस्ट है। दोस्तों ये जो मॉक टेस्ट मैं करा रहा हूं आपको, ये एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, तो इनकी संभावना है कि ये दोबारा रिपीट हों एग्ज़ाम में आपके। और इससे पहले मैंने जो भी मॉक टेस्ट अपलोड किए हैं उनकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप वहाँ से जाके इन प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। ये जो मॉक टेस्ट है वो आपका मॉक टेस्ट संख्या 35 है। तो और भी मैंने मॉक टेस्ट अपलोड किए, तो आप वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं फिर। दोस्तों पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कहा गया है, पीएच स्केल की रेंज कितनी होती है। दोस्तों पीएच स्केल की जो रेंज होती है ये हमें बताना है, तो इसका सही जवाब होगा क्या होगा, 0 से 14 के बीच पीएच स्केल की रेंज होती है। ठीक है दोस्तों, 0 से 14 ये जो रेंज है पीएच स्केल की होती है। दोस्तों पीएच स्केल क्या बताता है, किसी पदार्थ की अम्लता या उसकी क्षारता के बारे में बताता है पीएच स्केल। तो ये एक पीएच स्केल है और इसका क्या होता है, देखो इसका जो मध्य बिंदु होता है वो होता है 7 होता है। अगर आप 7 से अबव जाएंगे, 7 से ऊपर जाएंगे 8, 9, 10 या 14 तक, तो यहाँ पे जो एल्कलाइन गुण है, मतलब क्षारीय गुण है, यहाँ पे आपका क्षारीय गुण बढ़ता जाता है। और आप जब 14 पे पहुँचेंगे तो सबसे ज़्यादा क्षारीय गुण देखा जाता है। 7 से कम अगर आप जाते हैं तो इधर जो बढ़ता है वो आपका अम्लीय गुण बढ़ता है। कौन सा गुण, अम्लीय गुण, ये आप याद ना। 7 से कम वो अम्लीय गुण होता है आपका, और 7 जब होगा तो ये होता है आपका न्यूट्रल, बिल्कुल उदासीन होता है। ये आप याद रखिएगा। तो ये आपका पीएच स्केल है। दोस्तों पीएच स्केल के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि पीएच स्केल सबसे पहले किसने बनाई थी, तो एक डेनमार्क के रसायनज्ञ थे, डेनमार्क के केमिस्ट थे जिनका नाम था सोरेनसन। सोरेनसन के द्वारा पीएच स्केल को ईजाद किया गया, विकसित किया गया। और पीएच स्केल में पीएच का मतलब क्या होता है दोस्तों, पीएच स्केल में पीएच का मतलब है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये आप याद है ना, पूछ सकता है एग्जाम में आपके, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ये पीएच स्केल में पीएच का मतलब होता है। क्लियर है दोस्तों। तो चलिए प्रश्न की ओर लौटते हैं फिर। तो इसका सही जवाब होगा 0 से 14 पीएच स्केल की रेंज होती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पुस्तक एग्जाम वॉरियर के लेखक कौन है। दोस्तों एग्जाम वॉरियर जो किताब लिखी गई, ये भारत के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, तो इनके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन सी, एग्जाम वॉरियर पुस्तक के लेखक है नरेंद्र मोदी। ये 15वें नंबर के पीएम है, व्यक्ति के अनुसार आप याद रखें। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह की एक किताब बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछी जाती है, और दोस्तों वो किताब कौन सी है, टू द नेशन फॉर द नेशन। कभी क्वेश्चन आए कि टू द नेशन फॉर द नेशन किसके द्वारा लिखी गई किताब है, दोस्तों टू द नेशन और फॉर द नेशन, फॉर द नेशन, ये मनमोहन सिंह के द्वारा लिखी गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों। दोस्तों मनमोहन सिंह की जी की एक बुक और आप याद रखें, चेंजिंग इंडिया। चेंजिंग इंडिया ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो चेंजिंग इंडिया भी मनमोहन सिंह के द्वारा लिखी गई है। तो एग्जाम वॉरियर किसकी है, नरेंद्र मोदी की, और चेंजिंग इंडिया भी किसकी है, चेंजिंग इंडिया आपकी मनमोहन सिंह की। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। डॉल्फिन, शिंशुमार और व्हेल मछलियों को क्या कहा जाता है। दोस्तों डॉल्फिन, शिंशुमार और व्हेल मछलियों को क्या कहा जाता है, ये हमें बताना है। एम्फीबियन नहीं, एम्फीबियन तो नहीं होगा, फिर स्मैक, स्मैक भी नहीं होगा। दोस्तों इनको कहा जाता है सेटासीन। सेटासीन सही जवाब है इनका। दोस्तों सेटासीन जो है ये स्तनधारी समुदाय का एक वर्ग है, और ये स्तनधारी समुदाय का जो वर्ग है वो जलीय समूह में आता है। तो आप याद रखना, डॉल्फिन, शिंशुमार, व्हेल को सेटासीन कहा जाता है, जो स्तनधारी वर्ग का ही मतलब एक वर्ग माना गया है, याद रखिएगा। दोस्तों क्या आपको पता है कि डॉल्फिन कौन सी तरंगों को छोड़ती हैं, डॉल्फिन पराश्रव्य तरंगों को छोड़ती हैं। कभी आपके एग्जाम में आए कि डॉल्फिन कौन सी तरंगों को छोड़ती हैं, तो डॉल्फिन अल्ट्रासोनिक या पराश्रव्य तरंगों को छोड़ती हैं अपने शिकार का पता लगाने या अपनी दिशा को पता लगाने के लिए। याद रखना इसके बारे में, इसमें रडार सेंसर पाए जाते हैं डॉल्फिन में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि डॉल्फिन का चैम्बर जो डॉल्फिन का जो हार्ट है उसमें कितने चैम्बर होते हैं, दोस्तों 4 चैम्बर में विभक्त होता है डॉल्फिन और व्हेल का हृदय। याद रखिएगा, डॉल्फिन के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। मानव के हृदय में भी कितने होते हैं, 4, और पक्षियों के हृदय में भी कितने चैम्बर, 4 चैम्बर होते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो मगरमच्छ है, मगरमच्छ के हृदय में भी 4 चैम्बर होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फिर। क्वेश्चन संख्या 4, क्या कहा गया, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी। दोस्तों मौर्य साम्राज्य की राजधानी ये थी आपकी पाटलिपुत्र। ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र सही जवाब है। दोस्तों पाटलिपुत्र को आज के समय क्या कहा जाता है, तो वर्तमान में जो पाटलिपुत्र था इसे पटना कहा गया है वर्तमान में। याद रखना, पटना। दोस्तों क्या आपको पता है कि पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन है,
पाटलिपुत्र का संस्थापक किसको माना गया? दोस्तों देखो, पाटलिपुत्र का संस्थापक माना गया एक हर्यंक वंश के राजा थे जिनका नाम था आपका उदयन। उदयन को पाटलिपुत्र का संस्थापक माना जाता है। और ये कौन से वंश के राजा हैं? ये हर्यंक वंश के राजा हैं, ये आप याद रखना। हर्यक वंश का राजा उदयन को पाटलिपुत्र का संस्थापक माना गया है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी घनानंद को पराजित करके, ये आप याद रखना। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री है वो है आपका चाणक्य। चाणक्य जिसे विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहा जाता है, और इन्होंने अर्थशास्त्र ग्रंथ की रचना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य का पीएम है चाणक्य। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत में सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य अगर हम बात करें तो वो है आपका उड़ीसा। ऑप्शन सी, उड़ीसा भारत में सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। दोस्तों बॉक्साइट किसका अयस्क होता है? तो बॉक्साइट जो अयस्क है वो होता है एल्यूमिनियम का। किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम, ये आप याद रखना, एल्यूमिनियम। और इसका सूत्र क्या होता है बॉक्साइट का? दोस्तों बॉक्साइट का सूत्र होता है Al2O3 इंटू 2H2O, ये आप याद रखिएगा, ये बॉक्साइट का सूत्र होता है एल्यूमिनियम। दोस्तों हमारे अर्थ क्रस्ट में जो पृथ्वी की ऊपरी परत है इसमें सबसे ज़्यादा जो मेटल मिलती है वो कौन सी होती है? वो एल्यूमिनियम ही तो होती है, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे उड़ीसा की बात कर रहे हैं हम, तो उड़ीसा में आपको एक नेशनल पार्क याद रखना, भीतरकनिका नेशनल पार्क। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि भीतरकनिका नेशनल पार्क, और ये खारे पानी के लिए प्रसिद्ध है। किस राज्य में? उड़ीसा में। उड़ीसा में 2 टाइगर रिजर्व हैं, एक सिमलीपाल टाइगर रिजर्व और एक सतकोसिया टाइगर रिजर्व। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व और एक सतकोसिया टाइगर रिजर्व, दोनों पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। उड़ीसा में है। दोस्तों उड़ीसा में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप भी है। परम श्रद्धेय डॉक्टर कलाम साहब के ऊपर जो द्वीप है वो कहाँ पर है? तो अब्दुल कलाम द्वीप, ये उड़ीसा में है। और इस द्वीप का पुराना नाम क्या था? दोस्तों व्हीलर द्वीप का नया नाम रखा गया है अब्दुल कलाम द्वीप, उड़ीसा, ये भी आप याद रखें। उड़ीसा में एक त्यौहार मनाया गया अभी, बाली यात्रा, ये भी आप याद रखना। बाली यात्रा किस राज्य का त्यौहार है? तो उड़ीसा का त्यौहार है बाली यात्रा। और उड़ीसा में रथ यात्रा भी होती है पुरी में जगन्नाथ के सम्मान में। और उड़ीसा में एक खान आप याद रखना, बादाम पहाड़ की खान। बादाम पहाड़ की खान ये उड़ीसा में है और ये हेमेटाइट के लिए प्रसिद्ध है। बादाम पहाड़ की खान, यहाँ से हेमेटाइट निकाला जाता है। दोस्तों उड़ीसा का एक डांस भी याद रखना, गोटीपुआ डांस। गोटीपुआ डांस कहाँ पे किया जाता है? तो गोटीपुआ उड़ीसा का डांस है। और उड़ीसा में ऑलिव रिडले कछुए भी मिलते हैं, ऑलिव रिडले कछुए, ये भी आप याद रखना। चिल्का झील ये आपकी उड़ीसा में है और जो भारत की सबसे बड़ी लैगून झील मानी जाती है। दोस्तों बिहार लिखा गया है, बिहार जो है यहाँ पे एक टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, याद रखना, ये एग्जाम में आता है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो बिहार में है। झारखंड लिखा गया है। दोस्तों झारखंड का भी स्थापना दिवस मनाया गया था 9 नवंबर सन 2022 को। झारखंड कब बना था? सॉरी, झारखंड 9 नवंबर नहीं दोस्तों, झारखंड बना था 15 नवंबर को, सॉरी। झारखंड का स्थापना दिवस अभी मनाया गया 15 नवंबर को। तो 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड बिहार से कट के एक नया राज्य बना था। झारखंड में एक ही टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है पलामू, पलामू टाइगर रिजर्व, ये आप याद रखें। बाकी बेतला नेशनल पार्क भी झारखंड में है। मध्य प्रदेश ऑप्शन में लिखा गया है। दोस्तों मध्य प्रदेश में पन्ना की खानें हैं और पन्ना की खान ये हीरे के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना माइंस ये हीरे के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है। दोस्तों भारत का टाइगर स्टेट किसे कहा गया? तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश का एक डांस है मांझ, मालवा क्षेत्र में किया जाता है मांझ, और एक है आपका मटकी। मांझ और मटकी डांस कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कान्हा किसली टाइगर रिजर्व भी है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व भी है। और इसके अलावा आपसे पूछा जाए कान्हा किसली, बांधवगढ़, और एक पेंच टाइगर रिजर्व भी है आपका मध्य प्रदेश में। बाकी अमरकंटक, अमरकंटक मध्य प्रदेश में मिलेगा और मध्य प्रदेश में अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है, ये भी आप याद रखना। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक ही भूमि पर एक साथ 2 या 2 से अधिक फसलें उगाना क्या कहलाता है? दोस्तों एक ही भूमि पर एक साथ जब 2 फसलें उगाई जाएंगी तो इसको हम क्या बोलेंगे? दोस्तों इसको बोलेंगे मिश्रित कृषि। सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, मिश्रित कृषि कहा जाता है इसे। ठीक है दोस्तों कृषि जो है ये राज्य सूची का विषय, याद रखना। अगर हम बात करें कृषि की तो कृषि राज्य सूची का विषय माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया
सहायक होता है। दोस्तों दूध से दही बनाने की जो क्रिया है रासायनिक क्रिया होती है। तो कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। ये दही बनाने में सहायक बैक्टीरिया होता है। दोस्तों जब दूध से दही हम बनाते हैं तो कौन सा एंजाइम प्रभावी होता है? वो है आपका रेनिन एंजाइम। रेनिन एंजाइम दूध से दही बनाने में सहायता करता है, याद रखिएगा इसके बारे में। ठीक है दोस्तों। दोस्तों क्या आपको पता है, दोस्तों क्या आपको पता है कि विश्व दुग्ध दिवस कब होता है? विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड मिल्क डे। दोस्तों हर साल 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस होता है, 1 जून। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब होता है? दोस्तों भारत में जो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस होता है वो होता है 26 नवंबर को। 26 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। अच्छा 26 नवंबर ही क्यों? क्योंकि दोस्तों भारत में एक व्यक्ति हैं वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन जिन्हें भारत का मिल्कमैन कहा जाता है, उनकी जयंती होती है 26 नवंबर को। तो ये आप याद रखना, वर्गीज कुरियन को भारत का मिल्कमैन कहा गया है। और मिल्कमैन ऑफ इंडिया जो वर्गीज कुरियन है, इनकी जयंती राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में 26 नवंबर को मनाई जाती है। ये भी आप याद रखें। बाकी भारत में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? वो करनाल में है। और अंतर्राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान वो है आपका ब्रुसेल्स में। याद रखना इसके बारे में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फिर। क्वेश्चन संख्या 8 क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? दोस्तों भारत का नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है, ये हमें बताना है। तो 8 का सही जवाब होगा दोस्तों गंगा डॉल्फिन, मतलब रिवर डॉल्फिन जो है ये भारत की जो राष्ट्रीय जलीय जीव है, ये आप याद रखना। दोस्तों 5 अक्टूबर सन 2009 को जो गंगा डॉल्फिन है इसे भारत में राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया था। सन जरूर याद रखना, 2009 में ये नेशनल एक्वेटिक एनिमल बना था। और गंगा डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्लेटेनिस्टा गंगेटिका। प्लेटेनिस्टा गंगेटिका ये डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम है। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, प्लेटेनिस्टा गंगेटिका। और जो मतलब गंगा डॉल्फिन है, इसकी एक खास बात है, ये केवल स्वच्छ पानी में रहना पसंद करती है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका समुद्री घोड़ा। अगर हम बात करें समुद्री घोड़ा की, तो समुद्री घोड़ा जो है ये फाइलम है इसका कोर्डेटा। कभी क्वेश्चन आए कि समुद्री घोड़ा कौन से फाइलम का जीव है, तो इसका संघ है कोर्डेटा संघ। संघ कोर्डेटा का जीव है दरिया मतलब समुद्री घोड़ा। इसको हिप्पोकैम्पस भी बोलते हैं हम, हिप्पोकैम्पस। ये आप याद रखना, पूछता है एग्जाम में। तो हिप्पोकैम्पस इसका नाम होता है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 9, जरूरतों का दोहरा संयोग किस प्रणाली की विशेषता है? तो दोस्तों जरूरतों का जो दोहरा संयोग है ये कौन सी प्रणाली की विशेषता है? तो इसका सही जवाब होगा वस्तु विनिमय प्रणाली, ऑप्शन बी, वस्तु विनिमय प्रणाली ये जरूरतों का दोहरा संयोग होती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें। भारत में उपभोक्ता आंदोलन को जन्म देने वाले कारकों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? दोस्तों उपभोक्ता आंदोलन को कौन सा कारक ऐसा है जो उसका कारण नहीं है, तो हमें बताना है। दोस्तों यहाँ पे हम बात करें उपभोक्ता कारकों मतलब उपभोक्ता आंदोलन को जन्म देने वाले कारक, जैसे खाद्यान्न में कमी होना, खाद्यान्न में मिलावटखोरी होना, जमाखोरी होना, कालाबाजारी, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमारे उपभोक्ता आंदोलन को बल देती हैं। तो कौन सा नहीं है इसमें, ये हमसे पूछा है। इसके 4 ऑप्शन देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे है आपका शीतल पेय पे कर, ये कोई कारक नहीं है जिससे उपभोक्ता आंदोलन हो। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों एक चीज़ और बता दूं, आज हम 24 दिसंबर है और आज क्या मनाया जा रहा है? विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जा रहा है। ये आप याद रखना, विश्व उपभोक्ता दिवस कब होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो विश्व उपभोक्ता दिवस है वो आज ही मनाया जा रहा है। चलिए आपके लिए क्वेश्चन ये है कि ये जो विश्व उपभोक्ता दिवस है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? अमेरिका में कौन व्यक्ति था जिसने विश्व उपभोक्ता के बारे में दिवस के बारे में सबसे पहली बात की थी? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फिर। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, जून जुलाई में बोई और सितंबर अक्टूबर में काटी जाने वाली फसलें किस विकल्प में दी गई हैं? दोस्तों जो फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं और सितंबर से अक्टूबर के बीच काटी जाती हैं वो किसकी फसल है? दोस्तों जून जुलाई का मतलब भारत में मानसून होता है और मानसून की फसलें खरीफ की फसलें होती हैं। तो खरीफ की फसलें क्या हैं इसमें? दोस्तों मटर गेहूँ, ये तो रबी है। तो इसका सही जवाब होगा आपका धान और कपास।
धान और कपास। देखो जून जुलाई जो होता है ये मानसून का टाइम होता है भारत में, और मानसूनी फसलों को खरीफ की फसलें कहा जाता है। तो धान और कपास जो हैं ये आपकी खरीफ की फसलें हैं, याद रखना। दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत में केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र ये नागपुर में है। महाराष्ट्र का एक शहर है नागपुर, यहाँ पे भारत का केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र भी है। आपसे और पूछता है कि कपास का अन्य नाम क्या है? दोस्तों कपास को कहा जाता है सिल्वर फाइबर। कभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए कि सिल्वर फाइबर किसका नाम है, तो कपास को सिल्वर फाइबर भी कहा जाता है, याद रखना, इसके बारे में पूछ लेता है एग्जाम में। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सरकार जो कपास बेचती है इसका नाम क्या है? दोस्तों भारत की सरकार जो भारत की कपास को बेचती है इसका नाम है कस्तूरी ब्रांड। कस्तूरी ब्रांड ये कपास का नाम है। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, जो कपास है इसके लिए सबसे बेस्ट सॉइल कौन सी होती है? ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, ये आप याद रखना। और दोस्तों कपास के बारे में बस इतना याद रखें, बाकी यहाँ पे धान लिखा गया है। दोस्तों क्या आपको पता है कि धान के खेतों से कौन सी हानिकारक गैस निकलती है? मीथेन। धान के खेतों से कौन सी हानिकारक गैस निकलती है? तो मीथेन धान के खेतों से निकलने वाली हानिकारक गैस है, याद रखना। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए। कौन सी फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती हैं? खरीफ की फसलें। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या राज्य सूची में शामिल है? दोस्तों राज्य सूची में कौन सा विषय इसमें शामिल है? तो मैं बात करूं बैंकिंग। दोस्तों बैंकिंग ये संघ सूची का विषय है। रक्षा संघ सूची का विषय है। वन, वन दोस्तों समवर्ती सूची में आता है, समवर्ती सूची का विषय है वन। फिर पुलिस, पुलिस दोस्तों राज्य सूची का विषय है। पुलिस ये राज्य सूची में आता है, याद रखेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों यहाँ पे एक चार्ट आप देख रहे होंगे, ये आपका यूनियन लिस्ट यानी कि केंद्र संघ सूची। संघ सूची में क्या क्या चीज़ आती है? डिफेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, करेंसी मुद्रा वाली चीज़ें, फॉरेन अफेयर्स मतलब वित्त जो विदेश मामले हैं, और कम्युनिकेशन संचार, ये सब आपके हैं यूनियन लिस्ट में। सबसे पहले बात करें इसके बारे में तो फिर है आपका स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में आते हैं आपके पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, इरिगेशन मतलब सिंचाई, कृषि, व्यापार, ये सब राज्य सूची के विषय हैं। कंकरेंट की बात करें तो एजुकेशन ये कंकरेंट में आता है। फॉरेस्ट समवर्ती सूची का विषय है। और मैरिज, अडॉप्टेशन गोद लेना, और सक्सेशन ये सारे आपके समवर्ती सूची के विषय हैं। दोस्तों समवर्ती सूची की धारणा हमने कहाँ से ली थी? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। तो राज्य सूची का बस विषय क्या है? पुलिस, याद रखना। दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ पर है? सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ पर है? तो दोस्तों ये अकादमी आपकी हैदराबाद में। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी ये आपकी हैदराबाद में है, याद रखना। और यहाँ पे आईपीएस की ट्रेनिंग होती है। और पुलिस शब्द जो है ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, ये भी आप याद है ना। कभी क्वेश्चन आए आपके हिंदी में कि पुलिस किस भाषा का शब्द है? दोस्तों पुलिस फ्रेंच भाषा का शब्द है, कभी आप अंग्रेजी मार्क कर दो, गलत हो जाएगा फिर। नेक्स्ट प्रश्न, रोलेक्ट सत्याग्रह कब और किसके द्वारा, रोलेक्ट सत्याग्रह कब और किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों रोलेक्ट जो एक्ट था वो 1919 में महात्मा गांधी द्वारा किया गया था, मतलब रोलेक्ट सत्याग्रह। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी। रोलेक्ट सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा 1919 में शुरू किया गया था। दोस्तों अगर हम बात करें महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने, और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर इन्होंने महात्मा की उपाधि दी थी सबसे पहले गांधी जी को। गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ ये पूछता है एग्जाम में, तो ये आप गांधी जी की आत्मकथा, इसके बारे में आप याद रखिएगा। दोस्तों महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन के अध्यक्ष थे, और वो था आपका 1924 का बेलगाम अधिवेशन, ये भी आप याद रखना। 1924 का बेलगाम अधिवेशन जो कांग्रेस में कर्नाटक में हुआ था, इसके अध्यक्ष थे महात्मा गांधी, ये भी आप याद रखें। दोस्तों गांधी जी ने भगवत गीता को अपनी माता माना है, ये भी आप याद रखिएगा। और गांधी जी सबसे ज़्यादा किस लेखक की किताबों से प्रभावित हुए? टॉलस्टॉय की किताबों से सबसे ज़्यादा प्रभावित थे। दोस्तों CR दास और मोतीलाल नेहरू ये दोनों व्यक्ति लिखे गए हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना इन दोनों व्यक्तियों ने की थी। स्वराज पार्टी जो बनी भारत में, उसके संस्थापक हैं मोतीलाल नेहरू और CR दास। कब बनी थी? 1923 में 1 जनवरी को स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में सक्रिय ज्वालामुखी, दोस्तों भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन, और बैरन ये मध्य अंडमान में आता है। तो भारत का सक्रिय ज्वालामुखी बैरन ज्वालामुखी ये कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब होगा अंडमान निकोबार। और कौन से अंडमान में आता है? ये मध्य अंडमान में आता है।
मध्य अंडमान में आता है भारत का सक्रिय ज्वालामुखी बैरन, ये आप याद रखना। ठीक है दोस्तों हम बात करें ज्वालामुखी के बारे में, तो पृथ्वी का सुरक्षा बाल्ब किसे कहा जाता है? तो ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा बाल्ब कहा गया है, ये भी आप याद रखना। सुरक्षा बाल्ब ये है आपका ज्वालामुखी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों क्या आपको पता है कि जो ज्वालामुखी होते हैं, तो यहाँ पे आप एक ज्वालामुखी देख सकते हैं, ये वाला भाग ज्वालामुखी ये कौन के शेप में होता है, मतलब कीपनुमा आकार। यहाँ पे देखो लावा, ये है आपका लावा। दोस्तों ये है मैग्मा। जब चट्टानी पदार्थ मतलब पिघला हुआ है और ये अंदर है, पृथ्वी के भूगर्भ में है, तो ये होगा मैग्मा। मैग्मा जब बाहर आता है क्रेटर के रास्ते से, देखो ये क्रेटर है, क्रेटर मतलब जहाँ से लावा निकलता है वो भाग, वो मुंह, जब ये मैग्मा बाहर आएगा तो इसको बोलेंगे लावा। ठीक है दोस्तों, लावा। तो ये आप याद रखना, लावा क्या है? चट्टानी पिघला हुआ पदार्थ जब पृथ्वी के भूगर्भ में है तो इसको मैग्मा बोलेंगे, और जब ये बाहर आ जाएगा तो इसको बोलेंगे लावा। ठीक है दोस्तों आपको एक मैप और दिखाता हूँ। यहाँ आप देख रहे होंगे ये वाला भाग, दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो रेड पट्टी हो रही है, ये क्या है रेड पट्टी? ये पैसिफिक ओशियन, हमारा प्रशांत महासागर। दोस्तों प्रशांत महासागर में दुनिया के सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, और जिस क्षेत्र में ये मिलेंगे उस क्षेत्र को कहा जाता है रिंग्स ऑफ फायर। तो रिंग्स ऑफ फायर क्या है? एक ग्रुप ऑफ वोल्केनो। रिंग्स ऑफ फायर ज्वालामुखी की एक श्रृंखला है, और यहाँ पे दुनिया के सबसे ज़्यादा जो सक्रिय ज्वालामुखी हैं वो पाए जाते हैं। तो पैसिफिक ओशियन में स्थित है, ये आप याद रखना। देखो यहाँ पैसिफिक ओशियन लिखा हुआ है, इसको थोड़ा जूम करता हूँ तो आप और क्लियर देख पाएंगे। ये है आपका पैसिफिक ओशियन, और यही है आपकी रिंग्स ऑफ फायर। यहाँ पे देखो ये माउंट किलायू है, माउंट किलायू ये हवाई द्वीप में है, और ये है आपका मोना लोआ ये अभी हाल ही में फटा भी था, ये भी आप याद रखना। उसके बाद में और कुछ सारे, मतलब यहाँ पे देखो ताल ज्वालामुखी लिखा गया है फिलीपींस का, मेरापी ज्वालामुखी, और ये क्राकाटाओ ज्वालामुखी, सुमेरु ज्वालामुखी, ये है आपका इंडोनेशिया। ये इंडोनेशिया के ज्वालामुखी है, मेरापी, क्राकाटाओ, सिनाबंग, अगंग, ये सारे ज्वालामुखी इंडोनेशिया के, अक्सर फटते रहते हैं। उसके बाद में आपका ये है आपका देखो कोको, ये कोको वाला है, कोको। उसके बाद में आपका पारीशूटिन, ये भी आप याद रखना। मिस्ती भी है आपका ये। और नीचे आते हैं थोड़ा सा, तो ये आप और देख सकते हैं यहाँ पे ये वाले, ये भी ज्वालामुखी है। तो ये सब चीज़ आप याद रखना। रिंग्स ऑफ फायर क्या है? ज्वालामुखी की एक श्रृंखला है प्रशांत महासागर में। और दोस्तों जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो कौन सी गैस निकलती है सबसे ज़्यादा? जलवाष्प सबसे ज़्यादा निकलती है। तो दोस्तों भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? अंडमान में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि दुनिया का सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? किलायू जो हवाई द्वीप में आता है, ये सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है। लेकिन क्वेश्चन आया कि दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? दोस्तों ऊंचा है और सक्रिय ज्वालामुखी है, वो होगा आपका ओजस डेल सैलाडो। सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है ओजस डेल सैलाडो, जो चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है। दोस्तों लक्षद्वीप लिखा गया है, लक्षद्वीप में 36 द्वीप समूह है, ये भी आप याद रखना। और लक्षद्वीप का एरिया कितना है? 32 वर्ग किलोमीटर। लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती, ये भी आप याद रखिएगा, कवरत्ती इसकी राजधानी है। दोस्तों लक्षद्वीप में एक पक्षी विहार है पित्ती पक्षी विहार भारत में कहाँ पर है? तो लक्षद्वीप में पित्ती पक्षी विहार भी है, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों लक्षद्वीप एक कोरल आइलैंड है, ये भी आप याद रखना, यहाँ पे कोरल पाए जाते हैं। और लक्षद्वीप जो है ये भारत का पहला जैविक केंद्र शासित प्रदेश भी था, जैविक यूनियन टेरिटरी बनने वाला पहला यूनिटी था लक्षद्वीप। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट में लिखा है गोवा की राजभाषा याद रखना, कोंकणी ये गोवा की राजभाषा है। और दोस्तों गोवा जो है इसकी राजधानी है पणजी कौन सी नदी के किनारे? मांडोवी नदी पर, पणजी मांडोवी नदी पर है, याद रखना। और दोस्तों जो गोवा है ये भारत का सबसे छोटा राज्य है, इसका एरिया है 3702 वर्ग किलोमीटर, 3702 वर्ग किलोमीटर। और गोवा की राजधानी पणजी में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान भी है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान भारत में कहाँ पर है? तो दोस्तों पणजी में है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान। गोवा का एक बंदरगाह भी याद रखना, मार्मुगांव बंदरगाह। और गोवा का एक झरना भी है, दूधसागर झरना, ये कहाँ पर है? तो गोवा में स्थित है दूधसागर झरना, वेरी इंपॉर्टेंट। और दोस्तों गोवा कब मुक्त हुआ था? 19 दिसंबर 1961 को गोवा को मुक्ति दिलाई गई थी पुर्तगालियों से, और इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है अगला क्वेश्चन, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? दोस्तों गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र ये हरियाणा के पिंजौर में स्थित है। सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, पिंजौर। दोस्तों गिद्ध जो होते हैं इनके खत्म होने का कारण क्या था? तो डाइक्लोफेनाक एक औषधि है, एक दवाई थी जो पशुओं को दर्द दूर करने के लिए दी जाती थी।
तो इस ड्रग्स के कारण जो गिद्ध खत्म हुए भारत से, इसका कारण माना गया डाइक्लोफेनाक। ये आप याद रखना, गिद्ध खत्म होने का कारण कौन सी ऐसी औषधि थी, डाइक्लोफेनाक। दोस्तों ये इसका क्या इतना बड़ा इम्पैक्ट था गिद्धों के ऊपर। दोस्तों ऐसा कहा जाता है यदि हम किसी पशु को दर्द दूर करने के लिए डाइक्लोफेनाक दें और उस पशु की कोशिकाओं में जाएगी, अगर इन केस वो पशु मर जाता है तो उसके मांस को खाएंगे गिद्ध। गिद्ध जब उसके मांस को खाते हैं तो उनकी बॉडी में ये जो ड्रग्स है डाइक्लोफेनाक ये चला जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि ये जो ड्रग्स है वो गिद्धों की कोशिकाओं को ब्लॉक कर देता है, और गिद्धों की कोशिकाएं जैसे ब्लॉक होंगी उनकी डेथ हो जाती है। तो गिद्धों की समाप्ति का कारण भारत में बताया गया था डाइक्लोफेनाक ड्रग्स। और जो गिद्ध होते हैं दोस्तों ये स्कैवेंजर होते हैं। क्या होते हैं? स्कैवेंजर होते हैं। अब आप कहोगे सर स्कैवेंजर क्या होते हैं? ऐसे पक्षी जो सड़े हुए मांस को खाते हैं उनको स्कैवेंजर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर श्रीलंका में स्थित है। दोस्तों श्रीलंका में जो मंदिर स्थित है वो कौन सा मंदिर है, इनमें से आपको बताना है। तो इसका सही होगा मुन्नेश्वरम मंदिर। मुन्नेश्वरम मंदिर ये यहाँ पे स्थित है। दोस्तों श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे ये श्रीलंका की राजधानी है, याद रखना, पूछ सकता है आपके एग्जाम में। और श्रीलंका की राजधानी क्या है? ये तो कोट्टे हो गई। श्रीलंका की राजभाषा सिंगली। दोस्तों श्रीलंका की राजभाषा सिंगली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत आती है, स्टार मार्क कर रहा हूँ, याद रखिएगा। और दोस्तों श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है महावेली गंगा। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी का नाम है। और दोस्तों श्रीलंका टोटली बौद्ध कंट्री है, और यहाँ पे बौद्ध धर्म की थेरवाद शाखा को मानने वाले लोग हैं। थेरवाद बौद्ध धर्म की शाखा श्रीलंका में मानी जाती है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी मतलब जल संधि है? दोस्तों ये भारत है और ये नीचे श्रीलंका है। यहाँ पे जो जल संधि आपको याद रखनी है वो है आपकी पाक स्टेट। पाक स्टेट किन दो देशों के बीच है? तो भारत और श्रीलंका के बीच। और एडम्स का ब्रिज या राम सेतु वो भारत और श्रीलंका के बीच है। दोस्तों श्रीलंका में घास के मैदानों को पटाना कहा जाता है, याद रखना। और श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट पिदुरु थालागाला, याद होगा? नहीं, मैं बताता हूँ। श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट पिदुरु थालागाला। पिदुरु थालागाला नाम थोड़ा ऐसी है, याद रखिएगा। और दोस्तों श्रीलंका का एक व्यक्ति भी है सेहान करुणतिलका, ये आपको याद रखना है, सेहान करुणतिलका। अच्छा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये व्यक्ति आपके एग्जाम के लिए? यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा दोस्तों? सेहान करुणतिलका को 2022 में मैन बुकर अवार्ड मिला है, या बुकर अवार्ड जिसको आप बोलते हैं, अंग्रेजी भाषा के लिए मिलता है ये। तो मैन बुकर अवार्ड 2022 ये सेहान करुणतिलका को मिला जो श्रीलंका का है। अच्छा इसके उपन्यास का नाम क्या था? द सेवन मून ऑफ माली अल्मीडा। द सेवन मून ऑफ माली अल्मीडा, ये आप याद रखिएगा, माली अल्मीडा। ये श्रीलंका का जो लेखक है सेहान करुणतिलका, उसका उपन्यास है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जाट शासक के नेतृत्व में बल्लभगढ़ एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया था। तो कौन सा जाट राजा था जिसके नेतृत्व में बल्लभगढ़ एक व्यापारिक केंद्र बना था? दोस्तों इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, सूरजमल। सूरजमल के नेतृत्व में ये व्यापारिक केंद्र था, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सेला नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों सेला नृत्य कहाँ का है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ का नृत्य है, सेला नृत्य है। बाकी छत्तीसगढ़ का एक डांस और याद रखना, पंडवानी। पंडवानी लोकगीत भी होते हैं और ये डांस भी है। पंथी भी पूछता है एग्जाम में, पंथी डांस कहाँ किया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में। राउत नाचा, दंड नाचा, ये छत्तीसगढ़ के डांस है। और एक आपसे पूछेगा सुआ, सुआ डांस कहाँ किया जाता है? तो ये भी छत्तीसगढ़ का है। दोस्तों छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पे कांगेर वैली नेशनल पार्क भी है, वेरी इंपॉर्टेंट। कांगेर वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो दोस्तों कांगेर वैली नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में है। और छत्तीसगढ़ में लोहे के खान भी आप याद रखें जिसका नाम है बेलाडीला की खान, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेलाडीला की खान कहाँ पर है? तो दोस्तों बेलाडीला की खान ये छत्तीसगढ़ में है, बेलाडीला की खान छत्तीसगढ़। और ये लोहे के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना। छत्तीसगढ़ में एक टाइगर रिजर्व भी है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व, पूछता है एग्जाम में। तो इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। बाकी उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व ये भी कहाँ पर है? ये भी छत्तीसगढ़ में है आपका, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा गया दोस्तों झारखंड। झारखंड में एक जगह है झरिया, और झरिया जो है कोयले के लिए प्रसिद्ध है। तो झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? झारखंड में है। और झारखंड का नया साल क्या है? सरहुल। दोस्तों झारखंड के नए साल को सरहुल कहा जाता है, याद रखना, ये पूछ सकता है एग्जाम में। यहाँ पे लिखा गया आपका उत्तराखंड। दोस्तों देवभूमि की संज्ञा दी गई है उत्तराखंड को। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड बना था। और उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क है, ये भी आप याद रखें, राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। और फूलों की घाटी, फूलों की
घाटी नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये भी उत्तराखंड में है, चमोली में। और एक पूछेगा नंदा देवी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? तो नंदा देवी नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है। दोस्तों जो उत्तराखंड है इसकी राजधानी देहरादून है, और देहरादून में भारतीय वन अनुसंधान केंद्र भी है। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर है? तो देहरादून में है भारतीय वन अनुसंधान केंद्र। और भारतीय वन्यजीव संस्थान, दोस्तों वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वन्यजीव संस्थान ये भी देहरादून में है। और सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? देहरादून में। तो सर्वे ऑफ इंडिया भी याद रखिएगा। और भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर है? देहरादून में। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। दोस्तों यूपी की बात करें, भारत में सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश दिवस कब होता है? 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में एक नेशनल पार्क है दुधवा, दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी जिले में, यूपी में। और यूपी जो है इसका एरिया कितना है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का एरिया है 240,928 वर्ग किलोमीटर, 240,928 वर्ग किलोमीटर। तो अपना प्यारा उत्तर प्रदेश, इसका एरिया आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का अजैविक घटक नहीं है? दोस्तों अजैविक का मतलब है जिसमें जीवन नहीं है, अजैविक का मतलब होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? दोस्तों अजैविक ऐसे घटक है जिनमें जीवन नहीं होता। तो कौन सा है? दोस्तों जो जीवित जीव है ये अजैविक घटक के अंतर्गत नहीं आते। चार्ट आप देख सकते हैं, ये पारिस्थितिक तंत्र है, इसके दो घटक हैं, एक जैविक और एक आपका अजैविक। इसको थोड़ा कम कर लें, एक जैविक और एक अजैविक। जैविक घटक में जिनमें जीवन होता है, जैसे उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक में पेड़ पौधे आते हैं, उपभोक्ता में प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक उपभोक्ता, और अपघटक होते हैं जो दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं। अजैविक की बात करें तो जिनमें जीवन नहीं है, जैसे आपके कार्बनिक घटक हो गए, लवण, गैसें वगैरह। अकार्बनिक पदार्थ प्रोटीन, यूरिया, ह्यूमस वगैरह। और भौतिक घटक जैसे आपका वायु है, प्रकाश है, ताप है, ये सब भौतिक घटक होते हैं और ये अजैविक में आते हैं, याद रखिएगा। दोस्तों क्या आपको पता है कि एक शब्द है इकोसिस्टम? शब्द इकोसिस्टम किसने दिया था? इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था? तो दोस्तों ये हमें अगर आपसे पूछा जाए कि इकोसिस्टम शब्द किसने दिया, तो एक थे एजी टेंसले। एजी टेंसले के द्वारा शब्द इकोसिस्टम दिया गया था, याद रखना। इकोसिस्टम का मतलब है कि जिस तंत्र में जैविक और अजैविक घटक परस्पर सहयोग के साथ जीवन निर्वाह करते हैं वो आपका इकोसिस्टम है। अच्छा, यहाँ पे कंफ्यूजन क्या हो सकती है कि इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि इकोलॉजी शब्द किसने दिया, तो दोस्तों अर्नेस्ट हैकल, अर्नेस्ट हैकल के द्वारा इकोलॉजी शब्द दिया गया था। अर्नेस्ट हैकल के द्वारा इकोलॉजी शब्द दिया गया। बाकी विश्व पर्यावरण दिवस आपको याद होगा, वो सभी को याद होता है, वो 5 जून को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को होता है। और दोस्तों जो भारत में एक संस्थान है आपका नीरी, नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है? दोस्तों नीरी का मुख्यालय नागपुर में है, ये भी आप याद रखना। चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, आपको बताना है भारत में एक मतलब संस्थान है और इस संस्थान का नाम है भारतीय पारिस्थितिकी, भारतीय पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण संस्थान, ये कहाँ पर है? भारतीय पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण संस्थान ये कहाँ पर है? चलो दोस्तों मैं ही बता देता हूँ इसका आंसर, चलो आपके लिए है, ये कहाँ पर है। अच्छा आपको हिंट देता हूँ, इस शहर को 7 बहनों की नगरी कहा जाता है। जिस शहर में ये संस्थान है उसको 7 बहनों की नगरी कहा जाता है, मुझे बताना कमेंट में। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? अजैविक घटक नहीं है, जीवित जीव, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न, वैकल्पिक पंक्तियों में उगाई जाने वाली विभिन्न फसलें निम्न में से किसका उदाहरण है? दोस्तों वैकल्पिक पंक्तियों में जो हम फसलें उगाते हैं ये किसका उदाहरण है? तो इसका सही जवाब होगा अंतरा फसल, ऑप्शन सी अंतरा फसल, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था आज का एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट। तो ये कैसा लगा आपको ये कमेंट में लिख के बताना। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपका जो आने वाला एग्ज़ाम है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो, आपका सिलेक्शन जल्दी हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास को विराम देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।